हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एनसीईआरटी को आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पॉलिटी की क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सामाजिक न्याय। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि न्याय के सिद्धांत कौन कौन से हैं और अलग अलग समाज में अलग अलग समय पे न्याय के कौन कौन से सिद्धांत सामने आए। और यहाँ पे हम ये भी समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे हम रॉल्स के तर्क की भी चर्चा करेंगे कि निष्पक्ष न्याय क्या है, न्यायपरक न्याय क्या है, निष्पक्ष और न्यायपरक जो समाज होता है वो कैसे सभी सदस्यों के हित में होता है, और तार्किक आधार पर इसको सिद्ध करेंगे। अब इसमें न्याय की परिभाषा देखते हैं कि न्याय के बारे में क्या बताया गया है। इसमें सबसे पहले बताया गया है, इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से शुरू किया गया है इस चैप्टर को, कि जैसे प्रेम के बहुत से रंग होते हैं और उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं होता है, लेकिन हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से न्याय के बारे में भी हमारी एक अनुभूति समझ होती है, बस इसकी हम ठीक ठाक परिभाषा भले ही नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक, लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। अंतर क्या है कि प्रेम जो है हमारे रिश्तों का एक पहलू होता है उन लोगों से जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन न्याय का सरोकार क्या होता है कि न्याय का सरोकार हमारे समाज हमारे जीवन के जो भी सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने वाले नियम हैं और तरीकों हैं उनसे होता है। उनके द्वारा हम समाज के विभिन्न जो सदस्य हैं उनके बीच सामाजिक लाभ कैसे हो, कैसे सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा हो, उन सब चीज़ों को करते हैं। तो इस तरह से जो न्याय का प्रश्न है वो राजनीति के लिए बहुत महत्व है। अब न्याय क्या है, तो हमने देखा कि बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, उसमें न्याय के अलग अलग प्रश्न हैं। तो भले ही इन सब की व्याख्या अलग अलग हो, लेकिन सब में न्याय कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर हम देखें प्राचीन भारतीय समाज में, तो न्याय उस टाइम पे धर्म के साथ जुड़ा था, और धर्म का काम था कि न्यायोचित समाज व्यवस्था को कायम करना, ये राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। इसी तरह से अगर चीन की बात करें, तो चीन के जो दार्शनिक कन्फ्यूशस थे वो ये कहते थे कि जो गलत कार्य करने हैं उनको दंडित करना और भले लोगों को पुरस्कृत करना, ये राजा का काम होता है। और इसी तरह से राजा जो है वो न्याय स्थापित राजा को इस तरह से करना चाहिए। इसी तरह से फिर अगर हम एथेंस में देखते हैं, तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो द रिपब्लिक है उसमें भी न्याय के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। सुकरात और उनके जो युवा मित्र थे ग्लाउकान, एटिमंड्स, उनके साथ में भी न्याय को लेकर के बहुत लंबी वार्ता हुई है प्लेटो की, और इन्होंने बताया है कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। उनका आकलन था, वो ये मानते थे कि जो न्यायी लोग हैं वो अन्यायी लोगों से कहीं बेहतर, जो अन्याय, उनका ये आकलन था कि यहाँ पे समाज में अगर देखते हैं तो जो अन्यायी हैं वो न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर में स्थित हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानूनों को तोड़ते मरोड़ते हैं, कानून नहीं पालन करते हैं, कानून का धोखाधड़ी का सहारा लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा सफल हो रहे हैं। तो सुकरात ने वहाँ पे ये कहा था कि अगर हर कोई अन्यायी हो जाएगा तो हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून को तोड़ेगा, और अगर हर आदमी स्वार्थ के लिए कानून तोड़ने लगेगा तो हर जगह फिर अन्याय होगा, फिर कोई भी सुरक्षित नहीं होगा, और इससे ये भी संभव है कि सबको नुकसान पहुंचेगा, किसी एक को नहीं। इसलिए अगर हम देखें कि हमारा लॉन्ग टर्म में हित कहाँ पे है, तो उसमें ये है कि हम कानून का पालन करें, हम न्यायी बने। सुकरात ने यहाँ पे ये भी स्पष्ट करता किया था कि जो हमें न्याय है, न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की भी जरूरत है, जिससे कि हम ये देख सकेंगे कि भाई जब तक हमें न्याय का अर्थ नहीं पता रहेगा, हम कैसे समझ पाएंगे कि हम न्याय संगत काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि न्याय का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम अपने मित्रों का भला करें या जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें भला करें, उनके हितों के पीछे भागें, बल्कि न्याय के का क्या होता है कि उसमें तमाम लोगों की भलाई होती है, निहित होती है। ऐसे लोगों की भलाई भी निहित होती है जिन्हें हम नहीं जानते हैं, हम उनके साथ भी समान व्यवहार करें। जैसे ये डॉक्टर, इन्होंने एग्जाम्पल डॉक्टर का दिया है कि डॉक्टर जो होता है वो अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, और इसी तरह से जो न्याय संगत शासक होता है या फिर जो न्याय संगत राज व्यवस्था होती है
उसमें सरकार क्या करती है कि जनता की भलाई की चिंता करती है और इसमें हर एक व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा जो उसे ज़रूरी है, आवश्यक है, उसको वह देना भी सम्मिलित है। तो इस तरह से जो यहाँ पे है कि ये न्याय का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। अब यहाँ पे न्याय की बात करें तो प्लेटो के ज़माने की तुलना में उस टाइम की सोशल कंडीशन अलग थी, आज की सोशल कंडीशन अलग है। उस टाइम की इकोनॉमिक सिचुएशन अलग थी, आज की इकोनॉमिक सिचुएशन अलग है। तो भले ही ये न्याय की परिभाषाओं में कुछ हद तक चीज़ें बदल गई हों, लेकिन ये समझ जो है वो कहीं ना कहीं न्याय की वही बनी हुई है, जो मूल प्रिंसिपल है वो यही है। तो इसमें है कि उस टाइम पे लोगों को क्या क्या ज़रूरतें थी, क्या होता था, तो पता चलता था कि हाँ न्याय हो रहा है इसके साथ, और इस टाइम पे क्या क्या ज़रूरत है। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हर मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राप्य क्या है, क्या वो प्राप्त करना चाहता है। इसी तरह से जो जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, इनके अनुसार क्या है कि हर एक मनुष्य की एक गरिमा होती है और सभी मनुष्यों की गरिमा स्वीकृत है अगर किसी भी समाज में, तो ऐसा मानना होगा कि वहाँ पे न्याय हो रहा है। हर एक मनुष्य की प्रतिभा के विकास के लिए, उनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अगर समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि न्याय वहाँ पे हो रहा है। अब न्याय में एक धारणा ये भी आती है कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार कैसे किया जाए, समान बर्ताव कैसे किया जाए। तो हमारे समाज में क्या है कि आधुनिक समाज में अगर देखें तो तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में हमारी आम सहमति है, लेकिन ये निर्णय करना आसान नहीं होता है कभी कभी कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्य जो वो प्राप्त करना चाहता है उसे कैसे प्रदान किया जाए। इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं। कई बार उसमें से एक सिद्धांत ये होता है कि समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत, मतलब जो समान लेवल पे खड़े हैं उनके लिए समान बर्ताव होना चाहिए, लेकिन जो अलग अलग लेवल पे हैं उनके लिए अलग अलग बर्ताव होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें है कि जीवन कैसे है, स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार, ये सब भी शामिल है। और इसमें समाज के अन्य सदस्य जो हैं उनके साथ में अवसर का जो उपयोग है, जो उनके सामाजिक राजनीतिक अधिकार हैं, मताधिकार हैं, ये सब भी शामिल हैं कि समान व्यक्तियों को समान अधिकार यहाँ पे मिलना चाहिए। तो समान अधिकारों के अलावा यहाँ पे है कि जो समान अधिकार हम तब भी दे पाएंगे जब लोगों के साथ में वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। और इसीलिए यहाँ पे ये भी कभी भी अगर हम कोई किसी को अगर हमें जज करना है, किसी भी उसके कार्य से जज करना है, किसी को हमें प्राइज़ देना है, तो हम इस आधार पे प्राइज़ ना दें कि हाँ वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो स्त्री है, वो पुरुष है, बल्कि उसके काम को महत्व दें, उसके काम को आधार माने, बाकी चीज़ों को न्यूट्रल रख दें। तो फिर हमें ये न्याय का अधिकार, तब हम सभी लोगों के साथ में न्याय कर पाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि अगर दो भिन्न जातियों के लोग एक ही काम करते हैं, चाहे वो पत्थर तोड़ने का हो या फिर पिज्ज़ा बांटने का, तो उन्हें समान पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को 100 रुपये मिले और किसी को 2 रुपये मिले उसी काम के लिए, तो बल्कि वो उस काम सेम ही कर रहा है, बस इसलिए अलग अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे समुदाय का है, वो किसी दूसरे समुदाय का है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया कि ये होता है न्याय की अवधारणा। फिर दूसरी बात यहाँ पे की गई है कि समानुपातिक न्याय क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि हमने बात की कि समान बर्ताव वाला न्याय, लेकिन केवल यही एकमात्र सिद्धांत नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जब हम महसूस करते हैं कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। जैसे अगर हमारे स्कूल में अगर कभी ये फैसला ले लिया जाए कि जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन सबको बराबर नंबर दिए जाएंगे। अब क्यों बराबर नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि भाई उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं इसलिए बराबर नंबर दिए जाएंगे। तो वहाँ पे वहाँ पे मतलब हम लोगों को, आप लोगों को यहाँ ये लगेगा कि कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। वहाँ पे ये लगेगा कि ठीक है, बराबर नंबर इस आधार पे तो नहीं दिए जा सकते हैं ना कि सब इस एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक परीक्षा होनी चाहिए और परीक्षा के आधार पर जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होनी चाहिए सही तरीके से, और उसके बाद पे नंबर को बंटवारा होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे न्याय का मतलब ये हुआ गया कि उसका जो भी जितना प्रयास कर रहा है उसके पैमाने पर उसकी अर्हता क्या है, उस कितनी कौन मेहनत कर रहा है, उसके अनुपात में उसको पुरस्कृत करना। अगर समान काम के लिए समान दाम ऐसे ही मिलने लगेगा
तो फिर वहाँ पे जो कौशल की ज़रूरत होती है, कई कई लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं किसी चीज़ को करने में, तो उन्हें उनके साथ में न्याय नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे समान बर्ताव का सिद्धांत और समानुपातिक न्याय का सिद्धांत जो है, उनके बीच में हमें संतुलन बिठाने की ज़रूरत है। अब अगर हम तीसरा सिद्धांत न्याय का क्या है कि विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल भी रखना पड़ेगा। जैसे हम ये है कि अगर कुछ लोग होते हैं, हमारे समाज में देखा होगा हम लोगों ने कि स्पेशल कंडीशन उनके साथ में होती है, कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके कारण वो कहीं ना कहीं स्पेशल होते हैं, तो उनके साथ में हमें स्पेशल बिहेवियर भी करना पड़ता है। जैसे है कि यहाँ पे अगर कोई विशेष ज़रूरत वाला हो तो उसको पारिश्रमिक या फिर कर्तव्यों का वितरण अगर हम कर रहे हैं, तो उनके साथ में जो उनकी विशेष ज़रूरतें हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे ये है कि अगर कोई यहाँ पे दिव्यांग हो जाता है, वो चल नहीं पा रहा है, तो उनके लिए हमें उनकी ज़रूरत है कि उनको एक सीट यहाँ पे दी जाए या फिर उनके लिए रैंप बनवाए जाएं कहीं पे स्कूलों में। तो अब वो विशेष लोग हैं, तो विशेष लोगों की विशेष ज़रूरतों का भी ख्याल रखना भी एक न्याय का एक सिद्धांत है। तो ये भी एक आता है। फिर अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो न्याय के यहाँ पे 3 सिद्धांत हम लोगों ने देखा। सबसे पहले है कि समकक्षों के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले जो लाभों को समकक्षों के बीच समान बर्ताव होना चाहिए। फिर लोगों को जो लाभ मिल रहे हैं उसमें उनका जो विभिन्न लोग विभिन्न स्तर के अपना प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न कौशल हैं, उनको भी मान्यता देना। और तीसरी बात यह है कि ज़रूरतमंद के जो है जीवन के न्यूनतम मानकों, उनके अवसरों का भी प्रावधान करना चाहिए। इसमें सामंजस्य बिठाने में कभी कभी ऐसा होता है कठिनाई हो जाती है। तो अगर हम समान बर्ताव के सिद्धांत की बात करते हैं, भैया सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, तो कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के लिए खड़ा हो सकता है विवाद कि यहाँ पे अगर सबके साथ समान बर्ताव करेंगे तो इनकी योग्यता का उचित प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे ये भी है कि जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए अच्छे पोषाहार, अच्छी शिक्षा जैसी सुविधाओं की पहुंच बहुत बार नहीं हो पाती है, तो उनके लिए भी काम करना पड़ता है, तो उनके लिए अलग से स्पेशल प्रोविज़न करने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये न्याय के सिद्धांत पर बल देते हैं। अब अगर न्यायपूर्ण बंटवारे की बात की जाए, कैसे न्यायपूर्ण बंटवारा होगा, तो हमारे समाज में क्या है कि सामाजिक न्याय को पाने के लिए कई बार सरकार को ये समझना होता है, करना होता है, सुनिश्चित करना होता है कि जितने भी कानून हैं और नीतियां हैं वो सारे व्यक्ति पर निष्पक्ष रूप से लागू हों, कहीं पे भी पक्षपात न हो। और लेकिन हमें क्या है कि इससे और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, चाहे वो राष्ट्र के वो चीज़ों संसाधनों का वितरण हो या फिर समाज के अंदर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच का हो। इन्होंने समाज में क्या होता है, पहले से ही सामाजिक और आर्थिक असमानताएं होती हैं, तो जो संसाधन हैं उनका पुनर्वितरण जरूरी होना चाहिए, जिससे जो नागरिकों के जीने का है वो समतल धरातल उनको मिल सके। इसी तरह से सामाजिक न्याय के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि न केवल लोगों के साथ में समाज के कानूनों और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जो जीवन और की स्थितियां हैं और अवसर के मामले हैं उसमें भी बुनियादी समानता का उपभोग करने की जरूरत है। यहाँ पे है कि कई बार है कि हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए जैसे संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया और सुनिश्चित किया कि जो निचली जातियां थीं उनको भी मंदिर में प्रवेश करने का, नौकरी और पानी जैसी विभिन्न जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको न रोका जाए। और यहाँ पे विभिन्न राज्य सरकारों ने यहाँ पे न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार के वो लागू किए हैं, कानून भी लागू किए थे, जिसमें ऐसा था कि जिसके पास ज़्यादा एक लैंड सीलिंग वाली व्यवस्था कर दी गई थी कि इससे ज़्यादा की भूमि कोई नहीं रख सकता है। इस तरह से चीज़ें हुई हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि न्याय की स्थापना से जो सवाल होते हैं, जो जुड़े चीज़ें हैं, उसमें भी सवाल खड़े हो जाते हैं और कई बार मत भिन्नता भी हो जाती है और इसी की वजह से हिंसा वगैरह भी हो जाती है। जैसे अगर हम आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे ये यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो वंचित हैं उनकी जो सहायता की योजनाएं हैं वो न्याय सिद्धांत की कसौटी पर खरी मानी जा सकती हैं। कि जैसे बहुत बार सब्सिडी को लेकर बहुत क्वेश्चन होता है, सब्सिडी देती है सरकार, बहुत बार किसानों को सब्सिडी देती है, सब्सिडी पे राशन उपलब्ध कराती है, गैस पे सब्सिडी देती है, बहुत सारी सब्सिडी की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। किसी भी वेलफेयर स्टेट का ये काम होता है कि वो जो समाज के देश के वंचित वर्ग हैं उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखे और उनके लिए सब्सिडी वाली योजनाएं चलाएं। तो भारत में भी चलती है।
लेकिन जो टैक्स पेयर हैं, जो कर देते हैं, कई बार वो क्वेश्चन उठाते हैं कि हमारा जो पैसा है, हमारा टैक्स, हमारा मेहनत की कमाई का पैसा है जिसको हम टैक्स के रूप में देते हैं, वो सब्सिडी के रूप में फालतू जा रहा है और सरकार को सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए। मतलब बहुत बार ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर हम सही चीज़ जैसे न्याय के सिद्धांत को समझते हुए देखें तो हमें लगेगा कि हाँ, सब्सिडी बहुत ही तर्कपूर्ण होती है। जो भी समाज के वंचित वर्ग हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक समानता के प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उनको सब्सिडी देने की ज़रूरत है और आरक्षण में भी यही सिद्धांत लागू होता है। फिर अगला हम देखते हैं कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है। तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत के में ये बताया गया है कि रॉल्स ने यहाँ पे ये दिया था उत्तर कि कैसे हम निष्पक्ष तरीके से न्याय कर सकते हैं। हम कैसे ऐसे न्याय कर सकते हैं कि जो निष्पक्ष भी हो और न्याय संगत भी हो, हम ऐसे निर्णय कैसे लेंगे। तो इन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर देने का काम किया। तो ये तर्क देते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुँचने का तरीका एक ही है। कि इन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी बात बनाई कि हम ऐसी जगह की, ऐसी परिस्थिति की कल्पना करें जहां हमें ये निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए और उस समाज में हमारी क्या जगह होगी। तो मतलब हमें नहीं पता है कि हम अगर ऐसे एकदम सिंपल भाषा में समझें तो रॉल्स का न्याय का सिद्धांत सिर्फ यही था कि हमें ये नहीं पता है कि हम अगले जन्म में हम किस परिवार में जन्म लेंगे, हम अमीर होंगे कि हम गरीब होंगे। हमें अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छोड़ देनी है, बस सीधी सी बात है। तो हम अगर यहाँ पे कोई भी कानून बना रहे हैं तो हम ये सोच के बनाएं कि हमें नहीं पता है कि हम अगले जन्म में किस परिवार में लेंगे, धनी परिवार में लेंगे कि गरीब परिवार में लेंगे, कि हिंदू रहेंगे कि मुस्लिम रहेंगे कि सवर्ण रहेंगे कि निचली जातियों में रहेंगे, किस जाति में, किस धर्म में, किस लिंग में स्त्री रहेंगे बनेंगे कि पुरुष बनेंगे, हमें नहीं पता है। हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ दें और उस टाइम पे ये कानून क्या हमारे लिए फ़ायदा करेगा कि यह हमारे लिए नुकसान करेगा, उस टाइम पे ये कानून हमारे लिए कैसे काम करेगा। तो इसी चीज़ को रॉल्स ने यहाँ पे बताया है। और इसी तरह से इसमें इन्होंने बहुत अच्छी लाइन यूज़ की है कि रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचने को कहा है कि हम अपने से ही अज्ञान हो गए हैं और ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर तब भी हमें ये लगेगा कि हम कुछ भी रहें, कितना भी रहें, लेकिन यहाँ पे एक जो बुनियादी चीज़ें जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, आवास हो गया, इस तरह के महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो या फिर निम्न वर्ग को हो। तो यहाँ पे हम सही तरीके से न्याय कर पाएंगे। और ये फिर इन्होंने बताया कि जो अपनी पहचानता को, अपनी आइडेंटिटी को खो देना या फिर अज्ञानता के आवरण में जो खड़े होने की कल्पना है, ये बहुत ही आसान नहीं है। लेकिन ये भी आसान नहीं है कि लोग आत्मत्यागी बन जाएं और अजनबी लोगों के साथ में अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें, मतलब आरक्षण को फॉलो करें या फिर सब्सिडी वाली जो योजनाएं हैं उनको मदद करें। तो इस तरह से अगर हम इतने भी त्यागी नहीं हो सकते तो हमें उधर से भी चीज़ें दिक्कत वाली हैं। तो इस तरह से न्याय की यहाँ पे बात की गई है। फिर इसी तरह से जो न्याय बताया है इन्होंने, रॉल्स ने इन्होंने बताया है कि जो नैतिकता है ये नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन जो है हमें समाज के लाभ और भार के वितरण में के बारे में जो निष्पक्ष होकर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। और इस तरह अगर हम सामाजिक न्याय के अनुसरण की बात करें कि तो किसी भी समाज में अगर बहुत ज़्यादा धन दौलत हो गई और इसके स्वामित्व से जुड़ी जो सत्ता का उपभोग करने वाली है, और मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीर है, एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीब है, तो हम यही कहेंगे कि वहाँ पे सामाजिक न्याय का अभाव है। और यहाँ पे जो समाज के विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न जीवन स्तर हैं उन पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों? तभी तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, कुछ लोगों के पास बहुत ही गरीबी है। तो इस तरह से न्याय के लिए क्या करना है कि लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में समानता आनी चाहिए, एक रूपता, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से समानता और एक रूपता हो, और न ही उस समाज को भी अन्यायपूर्ण माना जाएगा जहाँ पे है कि जो क्या कहते हैं, जो धनी हैं और गरीब हैं उनके बीच की खाई बहुत गहरी हो कि वो भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लोग लगें, और जहाँ पे जो अपेक्षाकृत वंचित हैं उनको अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका ना मिले, चाहे वो कितना भी कठिन परिश्रम करें।
तो इस तरह से हम उसको अन्यायपूर्ण समाज ही मानेंगे। तो न्यायपूर्ण समाज क्या है? तो न्यायपूर्ण समाज यह है कि लोगों को कम से कम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना चाहिए, जिससे कि वो अपना जो स्वस्थ और सुरक्षित जीवन सही तरीके से जी सकें। समाज में जो अपनी प्रतिभा है, अपनी क्षमताएं हैं, उनका विकास कर सकें और समान अवसरों के जरिए जो भी वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसे वो प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से इसमें सामाजिक न्याय के बारे में बताया गया है। फिर ये है कि लोगों की जो ज़िंदगी है भाई, किसी के लिए बुनियादी आवश्यकताएं कुछ भी हो सकती हैं, किसी के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो बुनियादी आवश्यकता होती है कि आवास होना चाहिए भाई, रहने के लिए जगह होनी चाहिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए, शिक्षा कम से कम मिलनी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। तो ये सब जो लोकतांत्रिक सरकार हैं उनकी ज़रूरत मानी जाती है कि उनकी ज़रूरत है कि वो इन सब ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और कभी कभी ये सरकार पर भारी बोझ भी बढ़ जाती है, जहाँ पे ये ऐसे लोग रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से लेकिन हम सभी यहाँ पे सहमत होते हैं कि जो राज्य है उसको समाज के जो सबसे वंचित सदस्य, अगर कोई भी सिंपल सी बात है, कोई भी परिवार होता है तो उसमें जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति होता है उसकी परिवार के सभी सदस्य लोग मिलकर मदद करते हैं और उसको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। अगर वो उसका स्वास्थ्य खराब हो गया तो लोग उसकी ज़्यादा देखभाल करेंगे, अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो लोग उसको ज़्यादा पढ़ाएंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये एक जो है उसका कर्तव्य होता है। तो इसी तरह देश का भी एक कर्तव्य होता है, जो लोकतांत्रिक देश है, जो कि कल्याणकारी राज्य पर स्थित बने होते हैं, उनका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग है उसको भी एक ऐसी बुनियादी सुविधा प्रदान करें कि वो अपने रहने के लिए जीवन यापन करने भर का उसको आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति हो सके। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर मुक्त बाजार और बनाम राज्य का हस्तक्षेप, तो ये मेनली इकोनॉमी वाला टर्म है कि कहाँ पे मुक्त राज्य होना चाहिए और मुक्त बाजार कहाँ तक होना चाहिए और कहाँ तक राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। तो एक ये फ्री मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है। तो फ्री मार्केट के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि जहाँ तक संभव हो जो व्यक्ति की संपत्ति है उनको अर्जित करने और जो मूल्य, मजदूरी और मुनाफे की जो भी चीज़ें हैं, मतलब जितना उत्पादन हो और जितना वितरण हो, जैसी भी चीज़ें हो वो सब बाजार पे निर्भर होनी चाहिए और यहाँ पे उनको स्वतंत्र मिल रहना चाहिए। वहाँ पे कोई सरकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि कोई मतलब बस सरकार रेगुलेटरी के रूप में हो, सरकार ये ना करे कि नहीं आप इतना उत्पादन कर सकते हो, आप इतना बेच सकते हो और आपका लाभ इतना ही, ये सब नहीं होना चाहिए मुक्त बाजार के जो मानते हैं। लेकिन जो यहाँ पे है कि जो राज्य का हस्तक्षेप यहाँ पे इसलिए माना जाता है, ज़्यादातर लोकतांत्रिक उसमें होता है कि अगर मुक्त बाजार कर दिया जाएगा तो हमेशा जो कैपिटलिस्ट हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा, पूंजीवादी लोगों को ज़्यादा फायदा होगा और जो लोग समाज के कमज़ोर वर्ग के तबके हैं उनके पास, क्योंकि इतना उनके पास संसाधन नहीं होता है कि वो सारी चीज़ों को खरीद सकें बाजार से, तो उनके लिए राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है कि राज्य उनकी चीज़ें खरीदे। तो इस तरह से राज्य का हस्तक्षेप जो है वो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है वेलफेयर स्टेट के समय में। तो कई बार होता है कि यहाँ पे निजी और सरकारी, जैसे भारत में है तो भारत में निजी पूंजी का भी है चीज़ें और राज्य भी हस्तक्षेप करता है कि वो सरकारी भी सुविधाएं देता है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो। तो इस तरह से चीज़ें हैं, यहाँ पे न्याय के बारे में बताया गया है पूरा और इसमें हम लोगों ने देखा न्याय का। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।